तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले तो एक नंबर की बात, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि साइक्लोट्रॉन क्या है तो क्या लिखोगे? वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसके द्वारा भारी आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करके अत्यधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। डेफिनेशन क्लियर? तो क्या है डेफिनेशन? वह विद्युत, और कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो वह विद्युत चुंबकीय युक्ति, वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसके द्वारा, वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसके द्वारा भारी धनावेशित, भारी धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक, अति उच्च वेग तक त्वरित करके इसकी गति, जो इसकी ऊर्जा बहुत अधिक, इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है। साइक्लोट्रॉन कहलाता है, कहलाती है, देख लो मेल या फीमेल, देख लो भैया। मैं तो लड़का लड़की सबको बराबर मानता हूँ, समान अधिकार है। साइक्लोट्रॉन कहलाता है। ओके, ये हो गई हमारी साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन। क्लियर? और इसका आविष्कार किया था शायद 1934 में, है ना। तो एक नंबर की बात याद रख लो, इसका आविष्कार 1934 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे, एक तो लॉरेंज तथा लिविंगस्टोन, ने किया था, ठीक है। लिविंगस्टोन ने किया था, ठीक है भाई, याद रखोगे इस बात को? डन? अच्छा, इसके सिद्धांत पर नहीं आएंगे, लेकिन सिद्धांत पर आने से पहले मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और बता दूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो होता क्या है, इसमें हम दो खोखले धातु के बर्तन लेते हैं। रिपीट कर लो अपने दिमाग में, मैंने क्या बोला है? दो खोखले धातु के बर्तन जिनका आकार डी के जैसा होता है। चक्की के पार्ट देखे हैं? चक्की का पार्ट है ना, बीच में से तोड़ दो, तोड़ दिया तो जो दो हिस्से तुम्हें नजर आएंगे, क्या उनका आकार डी के जैसा है या नहीं है? है ना। तो ऐसे ही लेते हैं, बस फर्क इतना है, जो चक्की के पार्ट हैं वे तो पत्थर के हैं और अंदर से ठोस हैं, ये कैसे होंगे? खोखले होंगे और धातु के होंगे। क्लियर हो गई बात? तो हमने ऐसे, हो सकता है चित्र मेरे पर बहुत बेहतर ना बने, तुम तो चित्र बनाने में माहिर हो गए, सबकी फिल्म उतार देते हो। तो ऐसे डी के आकार के, देखना अभी डी, ये तो अंडा बन गया, इसे बीच में से ऐसे, तो देखो डी आकार के बर्तन बन गए, बोलो। और कैसे हैं ये? खोखले। तो खोखले हैं तो इनकी कुछ चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऐसे। अब फील कर ले ना कैसे हैं, कैसे रखे हैं तुम्हारे सामने,
फोकलेयर ये इसकी मोटाई है। ओके, यहां हम जोड़ देते हैं उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत। क्या? उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती मतलब बिजली जो हमारे घरों में आती है, ठीक है, बिजली। लेकिन बस फर्क इतना है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट, और यहाँ जो तुमने बिजली जोड़ रखी है वो है 10 की घात 4 वोल्ट, यानी कि बहुत ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पर जो तुमने बिजली यानी कि विद्युत स्रोत जोड़ रखा है, इस हमारे घरों में जो विद्युत स्रोत है, बिजली है, इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, है ना, और यहाँ जो जोड़ रखा है यह है 10 की घात 6 हर्ट्ज। क्लियर? ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र। क्या बोलोगे इसको? प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र। तो प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र क्या है? वो बिजली जो इस डीज के दोनों हिस्से से जुड़ी हुई है। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो ये हो गया D1 और ये हो गया आपका D2। यहां तक बात समझ में आई क्या? बोलो। अब करते क्या है हम इस पूरे सिस्टम को, ये मैंने तिरछा रख रखा है तुम्हारे सामने, है ना, यानी कि तुम्हारे सामने सीधा कहां पर होगा? जब तुम इसके नीचे ऐसे खड़े होकर देखोगे। फील कर पा रहे हो ना? जब ऐसे देखोगे, ठीक है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की गई है, ऐसे रखा है, ये मान के चलो। लेकिन क्या मैं ऐसे डी को बना सकता हूँ? ऐसे बनाने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ चौक कहाँ चलाऊं? यहाँ तो हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे रखे हुए हैं? ऐसे, एक डी ऐसे और दूसरा डी ऐसे। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या? बोलना पड़ेगा। अब इस पूरे सिस्टम को मैं इसको हटा देता हूँ। इस पूरे सिस्टम को दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा गया है। एक चुंबक को यहाँ रख रखी है, शायद ये N हो या S हो, चलो N मान लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है ये इस टाइप से, इसको चलो S मान लो। सही है भाई? तो ऊपर आ गया N और नीचे आ गया ये S। अब होगा क्या? तुम जानते हो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो N से S की ओर चलती हैं। तो जब वो N से S की ओर चलेंगी तो इससे भी होकर जाएंगी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये डीज एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, हाँ है ना, क्योंकि वो N से S की ओर जाएंगी बल रेखाएं, और डीज ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे रखा हुआ है। इनको डीज बोलते हैं। इन बर्तनों को क्या बोलते हैं? डीज। डीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आकार डी के जैसा है, ठीक है। तो ये चुंबक जो डीज है ऐसे रखा हुआ है और N ऐसे, तो ये डीज का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जिस कण को हमें आवेशित करना है उसको हम इसके अंदर धकेल लेते हैं किसी भी तरीके से। जब तुम इसे ऐसे धकेल लोगे, ऐसे धकेलने का मतलब ऐसे जाना, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, और जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है। ये तुमने पढ़ रखा है लोरेंज बल में, कैसी गति करेगा? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति तो करेगा किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण, है ना। और ये जो विद्युत क्षेत्र लगाया तुमने, जिसका नाम रख रखा हमने प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र, ये उस आवेशित कण को बार बार ऊर्जा देगा। तो दो क्षेत्र हो गए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उस आवेशित कण को बार बार गोल गोल घुमाएगा। पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम, ये तो मैं तुम्हें राम कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं सिद्धांत लिखवा सकूं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करवाएगा? उसको वृत्तीय गति कराएगा, और विद्युत क्षेत्र उसे ऊर्जा देगा। क्लियर? तो इसका सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत ये हुआ, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में, ऐसा बोल लो क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी है। तो जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में गतिमान होता है या बार बार गति करता है, ठीक है, कैसी गति करेगा? वृत्तीय गति। तो चुंबकीय क्षेत्र इसे लगातार वृत्तीय गति प्रदान करता है,
जबकि विद्युत क्षेत्र इसकी ऊर्जा प्रदान करता है। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। क्लियर? तो सिद्धांत लिखते हैं, फिर इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सिद्धांत में। सिद्धांत, इसके बाद इसकी बनावट की बात करेंगे। तो जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है तो क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र आवेश को लगातार क्या कराएगा? वृत्तीय गति कराता है। वृत्तीय गति कराता है तथा विद्युत क्षेत्र प्रत्येक चक्र में इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। ठीक है? यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। ठीक है? ओके, डन हो गई? ये हो गया सिद्धांत। डन हो गई इतनी बात? इतना बड़ा तामझाम की सिद्धांत का। अब हम बात करेंगे इसकी रचना की। किसकी? रचना की। तो रचना लिख लेते हैं। तो रचना में मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है इसमें डी आकार के धातु के दो खोखले गोले होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के समांतर है ना, ऐसे एक दूसरे के सामने कह लो, एक दूसरे के सामने अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है? तो लिख लो, इसमें धातु के दो डी आकार के खोखले पात्र होते हैं। गोले तो नहीं कह सकते, पात्र होते हैं। पात्र होते हैं। ठीक है? जो एक दूसरे के सामने अति अल्प
अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, रखे हैं ना अति अल्प दूरी पर, अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें क्या बोलोगे? इन्हें डीज कहते हैं, इन्हें डीज कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई क्या? जहां तक पिक्चर क्लियर है। अब क्या करें? डीज दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव N व S से बनने वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे होते। क्या इतना और शॉर्ट कर दो, इन डीज को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। लंबवत समझ रहे हो ना, ताकि चुंबकीय क्षेत्र इनको ऐसे पार कर लिया जाए। ठीक है, तो आगे लिखते हैं इसी बात को। तो ऐसे लिखो, अब डीज का तल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो आगे लिखते हैं, डीज का तल बाह्य प्रबल, बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। सही बात बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे कहानी देखो। आगे क्या है? दोनों डीज, कौन कौन से? D1 व D2 को उच्च आवर्ती, उच्च आवर्ती कितनी? 10⁶ हर्ट्ज तथा अपेक्षाकृत क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी तुलना में तो वोल्टेज वैसे 10⁴ वोल्टेज कम नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में तो कम है। अपेक्षाकृत कम विभवांतर, और वो कितना है अपेक्षाकृत कम? 10⁴ वोल्ट। दोनों डीज को अच्छा के प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती मतलब एसी जो हमारे घरों में आती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत लिखो, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, इस स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती रेडियो, प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र, प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या? जो जो बन रहा है वो लिख रहे हो तुम, ठीक है। अब एक बात और, जब स्टेटमेंट बदला करो तो एरो लगा लिया करो। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E
एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र को क्रोसित क्षेत्र कहते हैं। पेपर में आ जाए क्रॉस पेपर में आ जाए क्रोसित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, तो तुमने लिखा इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलोगे? क्रोसित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये बुक में से बनाए लोगे डायग्राम। तो यहाँ एक विंडो लगी होती है, इसका मैं रोल बताऊंगा। ठीक है, तो लिखा किसी एक बीज के कोने पर एक छोटा सा छेद कह लो या कुछ ही समझ लो। देखो फिर क्या लिखा? किसी बीज के एक कोने पर छोटा सा छेद, W मतलब विंडो है ना, खिड़की, छेद होता है। जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण ऊर्जा, जब आवश्यक कण पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेगा ना, इसी से निकलेगा, इसका ये रोल है। क्लियर? तो ये सारी चीज आ गई हमारी संरचना के अंदर। ठीक है, ये सब क्या था? हमारी संरचना के अंदर था। इतनी बात समझ आ गई? संरचना हो गई, देख लिया। अब इसकी कार्यविधि की बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होगा, फिर लिखेंगे। पहले कार्यविधि समझते हैं, फिर लिखेंगे। तो देखो थ्योरेटिकल था, इसलिए मैं तुम्हें लगातार लिखवाता रहा। अब इसकी कार्यविधि समझने की कोशिश करते हैं। कैसे ये काम करता है, सुनना। देखो कार्यविधि क्या है, वही इसकी। हम किसी आवेशित कण को इसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं, मान लो। तो जब कोई आवेश ऐसे इसमें आएगा तो देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो जब किसी आवेश को डीज में प्रवेश कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण वो वृत्तीय गति करता है। इतनी बात आ गई। तो प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र की जो आवृत्ति होती है, इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अगर आवेशित कण D2 के अंदर है और मान लो धनावेशित है, धनावेशित कण किसके अंदर है? D2 के अंदर है। तो D2 को तो रखो, धनावेशित है ना, D2 को तो रखो धन विभव पर और D1 को रखो ऋण विभव पर। देखो उससे लाभ क्या होगा? जब किसी क्षण आवेश इसमें होगा, ठीक है, तो पहली बात तो वृत्तीय गति तो करता ही रहेगा। तो वृत्तीय गति करता 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 जैसे ही यहाँ आएगा, समझना मेरी बात को, तो ये देखो डीज क्या है? ये खोखले बर्तन है धातु के, और तुम जानते हो धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो इन डीज के अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 ही है, वहां तो कोई किसी का रोल नहीं है, सिर्फ वहां चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। लेकिन जैसे ही ये आवेश डीज से बाहर आएगा, मतलब यहाँ आया करेगा, यानी कि दोनों डीज के बीच में आया करेगा, तो इसको रखा हमने धन विभव पर, इसको रखा ऋण विभव पर। तो तुरंत क्या होगा इस आवेश को? ये धनावेश है पहले से ही, ये वाला डीज तो उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला डीज आकर्षित करेगा। और जैसा मैंने तुम्हें बताया विभवांतर V है, तो V विभवांतर के कारण कितनी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है? अरे V = W/Q फॉर्मूला है कि नहीं विभव का, है ना? तो V विभव के कारण कितनी ऊर्जा जुड़ी हुई है? V, और आवेश हो गया मान के चलो Q, तो उसकी यहाँ कितनी ऊर्जा बढ़ी? V की ऊर्जा बढ़ गई।
क्लियर। और जैसे ही वो डीज के अंदर घुसा वहां तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है, ठीक है। तो अब कोई उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे घूमकर यहाँ आएगा इतने ही इसकी जो विभव था उसकी ध्रुवता बदल जाएगी। ध्रुवता का मतलब ये पहले किस पर था, धन पर, अब ये ऋण पर हो जाएगा, ये धन पर हो जाएगा। अब ये फिर उसे प्रतिकर्षित करेगा और ये फिर आकर्षित करेगा, फिर इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही अपना एक चक्र पूरा करता है तो एक चक्र में कितनी ऊर्जा बढ़ गई, 2v, qv इधर बढ़ी और qv उधर, तब तो एक चक्र हुआ। तो एक चक्र में कितनी ऊर्जा बढ़ गई, 2qv। और मान लो ये अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने से पहले n चक्र लगाता है, तो कितनी ऊर्जा बढ़ गई टोटल, एक चक्र में 2qv, तो n चक्र में 2qv इंटू, इतनी बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से बढ़ती बढ़ती, और जब लास्ट में इसकी अच्छा होगा क्या, फिर ऊर्जा बढ़ती रहेगी और ऊर्जा के बढ़ने से इसका जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। किसकी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या की। और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, और ये यहां से निकलकर बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो कोई ये जो भी आवेश आ रहा है इसकी ऊर्जा कैसी है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हमने इसको अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित कर दिया कि नहीं, यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। समझ में आई क्या बात, बोलो, क्लियर है। तो अब हम लिखने वाले हैं इसकी कार्य, ठीक है। तो लिखो, तो क्या देखा हमने भाई, जब धनावेशित आवेश ऐसे जाएगा इन दोनों के बीच, है ना, तो देखा जाए तो वो लंबवत ही प्रवेश करेगा। और तुम जानते हो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है, ठीक है। तो जब धनावेशित आवेश को दोनों डीज के भीतर, यानी कि ऐसे ये जो बीच में गैप है के भीतर भेजा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होने के कारण यह D1 में D2 में ऐसे वृत्तीय गति करेगा। लेकिन देख रहे हो तुम, त्रिज्या बढ़ती जा रही है, उसका दूसरा लॉजिक है। अगर चुंबक मान के चलो, अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र ना हो तो सिर्फ ये एक ही गति करता रहेगा, जो भी एक बार स्टार्टिंग में करेगा उसी गति पर रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है। अगर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होता तो क्या करता, एक ही पथ पर लगातार गति करता रहता। लेकिन इसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र के कारण। कैसे, वही हमें आगे देखना। तो वृत्तीय गति करेगा आगे। डीज पर आरोपित प्रत्यावर्ती रेडियो दोलित्र, ये जो हमने ये लगा रखा है, इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि जब धनावेश D2 के अंदर हो तो डीज D2 तो हो धन विभव पर और D1 हो ऋण विभव पर। उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये चलो इधर आया यहाँ बीच, अब देखो डीज के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है डीज के अंदर, तो जब तक आवेश डीज के अंदर रहेगा तब तक तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ये डीज से निकलकर यहाँ पहुंचा, पहली बार यहाँ पहुंचा, तो ये किस विभव पर है, धन विभव पर, तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आकर्षित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में QV की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, जैसे एक डीज तो हमने ये बना लिया, एक डीज ये बना लिया। तो एक बार हमने क्या किया, ये हो गया हमारा वही प्रत्यावर्ती दोलित्र, ठीक है। मान के चले प्लस पर है, ये माइनस पर है, तो स्टार्ट किया, चलो उसके अकॉर्डिंग बनाओ, तो ये माइनस ये प्लस। तो जब वो पहली बार ऐसे आएगा, ऐसे आवेश ऐसे आ रहा है, तो ये तो उसको और ये उसको आकर्षित करेगा, तो उसकी ऊर्जा में QV की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये घूमकर, समझना मेरी बात को, अब जैसे ही ये आवेश फिलहाल तो यहाँ है, ये घूमकर यहाँ पहुंचा और ऐसे चलने के लिए तैयार होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, ये आवर्ती जो हमने प्रत्यावर्ती दोलित्र यहाँ लगा रखा है, इसके साइन बदल जाएंगे,
बदल गए। अब ये धनावेश है तो ये उसको फिर दोबारा प्रतिकर्षित करेगा, ये दोबारा फिर आकर्षित करेगा। पिछली बार क्यू में वृद्धि हुई ऊर्जा में, फिर क्यू भी वृद्धि हो गई ऊर्जा में, तो एक चक्र में कितनी वृद्धि हो गई 2Q। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो उसके बाद हमें ये दो डायग्राम बनाने हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ तक लिख लिया है कि विभव को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो जब तक आवेश डीज के भीतर रहेगा तो डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही एक डीज से निकलकर दूसरे डीज की ओर जाएगा तो D2 का प्रतिकर्षण और D1 का आकर्षण के कारण उसकी ऊर्जा में Q2 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये बात अब हमें आगे लिखनी है, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखें, डीज के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र 0 है, तो लिखते हैं डीज के भीतर धनावेश पर कोई बल नहीं लगता, पता है ना, कोई बल नहीं लगता। कारण लिख लें, कारण क्या है, डीज के अंदर E होता है 0, धातु के अंदर सदैव विद्युत क्षेत्र 0 होता है, परंतु जैसे ही धनावेश D2 व D1 के मध्य रिक्त स्थान का मतलब ये है ना, दोनों के बीच का जगह रिक्त स्थान पर पहुंचता है तो D2 के प्रतिकर्षण पता है ना, क्यों, क्योंकि वो धन विभव पर है, तथा D1 के आकर्षण के कारण इसकी ऊर्जा में QV की वृद्धि हो जाती है, QV की वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या, QV की वृद्धि हो गई। अब क्या लिखोगे, अब जैसे ही आवेश पुनः D1 व D2 के बीच रिक्त स्थान पर आता है, D1 व D2 के विभवों की ध्रुवता बदल जाती है। अब D1 धन विभव पर और D2 ऋण विभव पर आ जाता है, अतः फिर उसकी ऊर्जा में QV की वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार एक अर्ध चक्र में, इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं, बनाना है ये भी। तो आधे तो चक्र लगाया है, इस प्रकार एक अर्ध चक्र में आवेश की ऊर्जा में QV की वृद्धि हो जाती है। अब थोड़ा शॉर्ट कर दूं, अब उस चीज को लिखवाते ना मैं पूरा बोल ही देता हूं। देखो सुनो मेरी बात,
अब जैसे ही आएगा फिर ध्रुवता बदल जाती है। अतः हम क्या लिखने वाले हैं, अतः अगले अर्ध चक्र में पुनः ध्रुवता बदलने के कारण उसकी ऊर्जा में पुनः QV की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो वो पूरी राम कहानी लिखने से हम बच जाएंगे। ठीक है ना, और होगा क्या, समझ गए ना, जैसे यहाँ आएगा फिर ध्रुवता बदल जाएगी। तो अगले अर्ध चक्र में अगले अर्ध चक्र में D1 व D2 के विभव की ध्रुवता का मतलब समझते हो, साइन। ठीक है, ध्रुवता के बदलने से आवेश की ऊर्जा में पुनः QV की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, पुनः QV की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक चक्र में आवेश की ऊर्जा में 2Q की वृद्धि हो गई। सही है भाई, आधे चक्र में QV, नेक्स्ट आधे चक्र में QV, तो हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, एक चक्र में आवेश की ऊर्जा में 2QV की वृद्धि हो जाती है। लिख लिया होगा ना इतना। तो इस प्रकार एक संपूर्ण चक्र में एक पूर्ण चक्र में आवेश की ऊर्जा में 2QV की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। अब यदि आवेश अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने से पहले n चक्र लगा चुका हो, देखो नए लाइन से लिखते हैं, इतना स्टेटमेंट क्लियर। देखो अभी यदि आवेश D से बाहर निकलने से पहले n चक्र लगा चुका हो, तब इसकी कुल ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ। कुल ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही। W इक्वल टू या K इक्वल टू कुछ भी कह लो, K इक्वल टू N2Q। ठीक है, अब यहां एक बात और लिख लेना। क्या ये लिखना है हमें, इंपोर्टेंट लाइन है ये भी, कि आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसके पथ की त्रिज्या भी लगातार बढ़ती जाती है। इस लाइन को और लिख लो। आवेश की ऊर्जा बढ़ने पर, देख रहे हो ना, देखो त्रिज्या भी बढ़ती चली गई। आवेश की ऊर्जा बढ़ने पर इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है।
ठीक है, बढ़ती जाएगी या नहीं? तो ये हो गई इसकी एक तरीके से क्रिया विधि या कार्य विधि। ठीक है, अब कार्य विधि के बाद और भी कुछ कहानी बची हुई है थोड़ी सी इसमें। वो क्या है? वो है इसकी कैलकुलेशन, है ना। तो तुम देखोगे इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है। देखो एक तरीका तो हमने अब निकाला शॉर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा अधिकतम गतिज ऊर्जा इसकी कितनी होती है? NQV, एक तरीका हो गया। अब हम एक दूसरे तरीके से भी इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे एक गणितीय विधि द्वारा। तो कैलकुलेशन करेंगे, वो नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है, बोर हो जाओगे तुम।